तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। हमने इससे पहले भी काइजू नंबर 8 के मांगा पर कई सारी वीडियोस डाल रखी हैं और उन सारी वीडियोस के अंदर हम काइजू नंबर 8 के मांगा के चैप्टर नंबर 69 तक की स्टोरी को कवर कर चुके हैं। सो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मांगा के चैप्टर नंबर 70 और उसके आगे की स्टोरी को जानेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको यहीं पर बता दूं कि अभी हमारे काइजू नंबर 8 के मांगा वाली वीडियोस के ऊपर पिछली 2-3 वीडियोस से थोड़े कम व्यूज आ रहे हैं। और वैसे व्यूज का कम आना थोड़ा नेचुरल भी है, क्योंकि उन वीडियोस में मांगा के जो चैप्टर्स कवर हैं उनके अंदर कोई ज्यादा फाइट सीन या फिर एक्शंस नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, आज की और आगे की जो वीडियोस आएंगी उनके अंदर धमाल मचने वाला है, क्योंकि अब मांगा के अंदर काइजूस की असली फाइट स्टार्ट हो रही है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जितना भी देखते हैं उतना देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तब हमें ये भी पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई है और इसके साथ ही अगली वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। इसीलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मांगा के चैप्टर्स की कहानी पसंद आए तो आप कमेंट्स के अंदर इस बारे में जरूर बताना। बाकी जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वाइस कैप्टन सोशिरो काफका को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद ट्रेनिंग कर करके काफका अपने आप को काफी इंप्रूव कर लेता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 जापान देश पर कई सारे काइजूस छोड़ देता है और ये सारे काइजूस बड़े बड़े और पावरफुल होते हैं और ये जापान के अलग अलग शहरों में दिखाई देते हैं। लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि ये सारे काइजूस देखने के बाद भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और फिर अचानक से ये सारे काइजूस गायब हो जाते हैं। लेकिन डिफेंस फोर्सेस वाले इन सबको हल्के में नहीं लेते और वो ये समझ जाते हैं कि हो ना हो काइजू नंबर 9 उन सब के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला प्लान कर रहा है और फिर इसके लिए डिफेंस फोर्सेस वाले भी अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। इस टाइम पर ही 3rd यूनिट की कमांडर मीनाशिरो और 1st यूनिट का वाइस कमांडर हासेगावा दोनों मिलकर बहुत सारे ट्रूप मेंबर्स को तैयार करते हैं और उन सबको आर्टिलरी वेपन्स चलाना सिखाते हैं, ताकि वो सारे ट्रूप मेंबर्स दूर से काइजूस को खत्म कर सके। बाकी इसके अलावा डिवीजन 1 के कमांडर जैन अरुमी के सूट को 100% तक अनलॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद से जैन अरुमी अपने सूट की सारी पावर्स को यूज कर सकता है। इसके साथ ही जैन अरुमी किकोरू को भी काइजू नंबर 4 का सूट देता है, जो सूट किकोरू से पहले उसकी मदर हिकारी शिनोमिया पहनती थी। लेकिन अब इस सूट को तैयार करके किकोरू के साइज का कर दिया जाता है और उसे किकोरू को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद से अब इस सूट को किकोरू पहनेगी। और ये सारे के सारे ट्रूप मेंबर्स अपनी ट्रेनिंग को बढ़ा देते हैं और एक बड़े काइजू वॉर के लिए खुद को तैयार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से टोक्यो शहर के अंदर एक अनजान सी लड़की दिखती है, जो कि असल में काइजू नंबर 9 की भेजी हुई काइजू होती है और इसीलिए वो देखते देखते ट्रांसफॉर्म होती है और काइजू बनकर अपने आसपास के सारे लोगों को एक ही बार में मार देती है। और फिर यहीं से काइजू वॉर की शुरुआत होती है। अब आगे तो चैप्टर नंबर 70 का स्टार्ट होते ही हम टोकू को देखते हैं और ये टोकू वही आदमी होता है जो कि काफका के साथ मॉन्स्टर क्लीनिंग कंपनी के अंदर काम किया करता था। हम यहाँ देखते हैं कि टोकू बहुत ज्यादा नर्वस होता है और वो इसीलिए क्योंकि आज के दिन इसकी बेटी की शादी होती है। लेकिन हमें पता लगता है कि टोकू की बेटी की शादी टोक्यो में ही है और पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा ही था कि टोक्यो शहर में काइजूस ने अपने हमले को स्टार्ट कर दिया है। हालांकि यहाँ पर शादी में जो भी लोग होते हैं वो सारे काइजूस के अटैक से अनजान होते हैं और इसीलिए यहाँ पर ही टोकू अपनी बेटी को तैयार करवाता है और उसे जल्दी से मैरिज हॉल के अंदर चलने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि टोकू की बेटी का नाम चीको है और इसके साथ ही आज के दिन टोकू बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि आज के दिन वो अपनी इकलौती बेटी की शादी कर रहा था। अब यहाँ पर इस सेरेमनी के हिसाब से टोकू अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और फिर वो अपनी बेटी को लेकर सीधा मैरिज हॉल के अंदर आता है। रास्ते में टोकू की बेटी चीको उससे कहती है कि उसके फादर ने अब तक उसके लिए जो भी किया उन सब के लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये देखते हैं कि टोकू को इस बात से काफी खुशी होती है। इसके बाद ही टोकू अपनी बेटी को लेकर मैरिज हॉल के अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे वो लोग अंदर आते हैं वैसे वो दोनों ये देखते हैं कि उनके हॉल के पीछे वाले शीशे के बाहर एक बड़ा सा काइजू आ चुका है और ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा और डरावना होता है कि उसे देखकर टोकू की आंखें फट जाती हैं। लेकिन अगले पल वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग के अंदर अपना मुंह डाल देता है, जिस वजह से उस बिल्डिंग की वो पूरी दीवार टूट जाती है और सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। अगले पल में हम डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहां पर हम ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं और एक एक करके यहाँ रखे सारे फोन बजने लगते हैं। और यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो जैसे ही फोन को उठाकर उनका आंसर करते हैं वैसे उन्हें पता लगता है कि अलग अलग जगहों पर बहुत सारे काइजूस देखे जा रहे हैं, जिन काइजूस ने शहरों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। ये सारे ऑफिसर्स इन सारे फोन कॉल से परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगले पल ही वो लोग ये देखते हैं कि उनके पास की दीवार में जो डिस्प्ले लगी होती है उस पूरी डिस्प्ले के अंदर काइजूस की लोकेशन दिखने लगती है और इन सारे ऑफिसर्स को ये पता लगता है कि इस टाइम पर पूरे देश के अलग अलग जगहों पर काइजूस अपीयर हो रहे हैं और उन सब ने वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इन सब में से एक ऑफिसर ये सब देखकर हैरान रह जाता है और वो अपने सारे साथियों से कहता है कि टोक्यो शहर के अंदर बहुत सारे काइजूस ने हमला कर दिया है और इसीलिए हमें पूरे शहर से फोन आ रहे हैं। लेकिन पता नहीं अचानक से ये हो क्या रहा है। अब इसके अगले सीन में हम एक रेलवे ट्रैक को देखते हैं, जिस रेलवे ट्रैक की जमीनें धीरे धीरे करके टूटने लगती है और फिर अगले पल जमीन के अंदर से बहुत सारे बड़े बड़े काइजूस निकलते हैं, जो काइजूस देखने में बड़े बड़े कीड़े
जैसे होते हैं और हमें पता लगता है कि ये सारे काइजूस टोक्यो शहर के सेटागाया वार्ड में दिखे हैं। इसके अगले सीन के अंदर हमें हचिगोजी सिटी दिखता है और यहाँ पर भी हमें देखते हैं कि यहाँ पर दो बड़े बड़े काइजूस देखे गए हैं जो कि साइज में इतने ज्यादा बड़े हैं कि वो सिर्फ अपने चलने से ही आसपास की सारी चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद हमें शिबा पार्क दिखता है और यहाँ पर भी हमें देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कीड़े जैसे मॉन्स्टर्स अपीयर हो चुके हैं जिन्हें देखकर यहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं। इधर डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स के अंदर ये सारे फोन कॉल्स आ रहे थे और अब इन सारे फोन कॉल से यहाँ के ऑफिसर्स भी परेशान हो चुके थे और अब इन सबको भी यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे काइजूस को एक बार में कैसे हैंडल करेंगे। अब इसके अगले सीन में हम सीधा उसी मैरिज हॉल को देखते हैं जिस मैरिज हॉल के अंदर टोकू की बेटी की शादी हो रही थी। यहाँ पर सारे लोग उस काइजू से बचकर भाग रहे थे, लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग के अंदर अपना मुंह पूरा घुसा देता है जिस वजह से वहाँ की सारी चीजें टूट जाती है और बहुत सारे लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पर टोकू की बेटी भी गिर जाती है और यहाँ ये बड़ा सा मॉन्स्टर जैसी टोकू की बेटी चीको को देखता है वैसी वो उसे अपने पंजे में दबा लेता है ताकि चीको भाग न सके और फिर वो अपना मुंह उसके पास लाता है ताकि वो उसे खा जाए, लेकिन ये देखकर टोकू अपने हाथ को काट लेता है और अपने हाथ से खून बहाता है और फिर वो मॉन्स्टर को अपना खून दिखाता है और उससे कहता है कि मेरे खून की स्मेल लो और मेरे पास आओ और खाना है तो मुझे खाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो काइजू ऐसा नहीं करता और वो सीधा टोकू की बेटी को अपने दांतों से दबाता है और उसे उछालकर सीधा अपने मुंह में डाल लेता है। पर ये देखकर टोकू की बहुत बुरी हालत हो जाती है और अपनी बेटी को अपने सामने मरते हुए देखकर टोकू बौखला जाता है। लेकिन अगले पल वो ये देखता है कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के कई सारे टुकड़े हो चुके हैं और उस काइजू को काटने वाला और कोई नहीं बल्कि डिवीजन 1 का कमांडर जैन नारुमी होता है जो कि सही टाइम पर वहां पर आ चुका था और इसीलिए काइजू को मारने के बाद ही नारुमी चीको को भी कैच कर लेता है और फिर वो चीको को ले जाकर टोकू को सौंप देता है और फिर नारुमी वायरलेस के जरिए डिफेंस फोर्सेस को इन्फॉर्म करते हुए कहता है कमांडर नारुमी रिपोर्टिंग और फर्स्ट यूनिट इस इलाके में पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि कमांडर नारुमी का सूट अब थोड़ा डिफरेंट लग रहा होता है और वो इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर कमांडर नारुमी के सूट को पूरी तरह से अनलीश कर दिया गया होता है जिसका मतलब अब नारुमी अपने सूट की पूरी पावर्स को यूज कर सकता है। हालांकि अपनी बेटी को बचाने की वजह से टोकू नारुमी का शुक्रिया करता है, लेकिन जैन नारुमी टोकू की बातों पर ध्यान नहीं दे पाता और वो सीधा वायरलेस के जरिए थर्ड यूनिट की कमांडर मीना से पूछता है कि क्या उसके एरिया में सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन ये सुनकर मीना नारुमी से कहती है कि वो यहाँ उसकी परवाह न करें बल्कि वो खुद की और अपने इलाके की परवाह करें क्योंकि इस टाइम पर उसे अपने एरिया के सारे काइजूस को मारना है। और इसलिए इस बात को सुनकर नारुमी कहता है ऑल राइट चलो फिर चलते हैं। और फिर इसके बाद ही हमें दो साइड दिखाई जाती है जिसमें से पहले हम नारुमी को देखते हैं और उसके बाद मीना को और ये दोनों एक ही बार में कहते हैं डिफेंस फोर्स चलो हमला करें। और फिर हम ये देखते हैं कि मीना और नारुमी के ऐसा बोलते ही सारे डिफेंस फोर्सेस वाले अपने सामने के काइजूस पर अटैक कर देते हैं और फिर यहाँ से असली तबाही चालू होती है। इसी टाइम पर हम यूनिट 1 की प्लाटून लीडर शिनोम को भी देखते हैं जो कि वायरलेस के जरिए सभी ट्रूप मेंबर से कहती है ऑल यूनिट्स अपनी पोजीशन लो और सारे काइजूस को खत्म कर दो। हालांकि इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि नारुमी बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और सीधा नीचे आता है, लेकिन नीचे आते वो देखता है कि उसे चारों तरफ से बहुत सारे काइजूस ने घेर लिया है। लेकिन इसी टाइम पर टोकू और बाकी लोग जिस बिल्डिंग पर होते हैं उसके अंदर भी डिफेंस फोर्सेस के सेफ्टी गार्ड्स आ जाते हैं और वो टोकू और बाकी लोगों को वहां से निकालने लगते हैं। लेकिन ये देखकर टोकू अपने बगल वाले डिफेंस गार्ड से कहता है कि उन सबको हमारी मदद करने की बजाय जैन नारुमी की मदद करनी चाहिए क्योंकि कमांडर नारुमी को इस टाइम पर बहुत सारे काइजूस ने घेर लिया है और इसीलिए कमांडर नारुमी उन सारे काइजूस से नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन टोकू जैसे उस डिफेंस गार्ड से बोलता है वैसे वो डिफेंस गार्ड टोकू से कहता है कि वो सब लोग यहाँ पर इन लोगों को बचाने नहीं आए हैं बल्कि वो असल में इस बिल्डिंग के सारे लोगों को यहाँ से दूर ले जाने आए हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो लोग खुद भी यहाँ से बहुत दूर जाएंगे क्योंकि कमांडर नारुमी ने काइजू नंबर 1 का सूट पहना हुआ है और इसीलिए अब जो कमांडर नारुमी अटैक्स करेंगे उससे न सिर्फ ये मॉन्स्टर्स बल्कि ये पूरा आसपास का एरिया ही तबाह होने वाला है। अब इस गार्ड के ऐसा बोलते हैं हम सीधा नारुमी को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपने सूट की पूरी पावर्स को अनलीश कर देता है और फिर इसके बाद ही नारुमी काइजू नंबर 1 की रेटिना की मदद से इन सारे मॉन्स्टर्स की मूवमेंट को देख लेता है और इसीलिए नारुमी बिना रुके एक एक करके उन सारे काइजूस को खत्म कर देता है और उन सबकी बॉडी को काटकर उनके कई हिस्से कर देता है। इसके बाद ही उस पूरी जगह में धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन अगले पल नारुमी उस एरिया से बाहर निकलता है और वो सीधा हासेगावा से कहता है हासेगावा अब सिचुएशन कैसी है। इसके बाद ही हम हासेगावा को देखते हैं जो कि इस टाइम पर शहर के काइजूस से दूर होता है और उन सारे काइजूस पर दूर से आर्टिलरी से अटैक करवा रहा होता है। नारुमी की बात सुनकर हासेगावा उससे कहता है नारुमी मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर तो ये है कि यूनिट 1 और यूनिट 3 दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके आगे जो भी काइजूस आ रहे हैं वो उन सबको मारते जा रहे हैं। इसके साथ ही ट्रेनिंग की वजह से उनके अंदर अब काफी प्रोग्रेस आ चुकी है और इसीलिए न सिर्फ उनके काइजूस को मारने की स्पीड बढ़ गई है बल्कि इसके अलावा वो सारे इवैक्यूएशन सेंटर को भी सिक्योर कर रहे हैं ताकि सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो। पर ये सुनकर ही नारुमी हासेगावा से कहता है अरे वाह हासेगावा ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन हमने दूसरे यूनिट्स को हेल्प के लिए बुलाया था, सो मुझे ये बताओ कि वो सारे यूनिट वाले अब तक आए क्यों नहीं। पर ये सुनकर ही हासेगावा नारुमी से कहता है नारुमी यही तो बुरी खबर है क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 3 यहाँ पर अवेलेबल है और बाकी दूसरे यूनिट के ट्रूप मेंबर्स को यहाँ पर आने में टाइम लगेगा। इसीलिए कुछ टाइम के लिए यूनिट 1 और यूनिट 3 को ही सबको संभालना पड़ेगा। हालांकि इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा हिमेजी सिटी को देखते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे काइजूस ने अटैक कर दिया है और इसीलिए यहाँ पर इन सारे काइजूस से यूनिट 6 फाइट कर रही है। यहीं पर ही हम 6th यूनिट के कमांडर को देखते हैं जिसका नाम होता है सुइचिरो होशिना। यहाँ पर सुइचिरो वायरलेस में कहता है कि ये सारे काइजूस तो पूरे देश में फैलते जा रहे हैं और यहाँ पर इन सारे काइजूस से लड़ने के लिए सिर्फ 6th यूनिट है, इसीलिए इस टाइम पर हम दूसरे यूनिट्स की हेल्प नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से हासेगावा को देखते हैं जो कि फिर से वायरलेस के जरिए नारुमी से कहता है कि हमने इन सारे काइजूस के एक्शंस को ट्रैक किया है और इसीलिए हमें ये पता लगा है कि ये सारे मॉन्स्टर्स बड़ी बड़ी सिटीज को अटैक कर रहे हैं और इन सारे शहरों
में भी इनके टारगेट्स है पावर प्लांट्स, रेडियो टावर्स, गवर्नमेंट फैसिलिटीज और ट्रेन और प्लेन जैसे ट्रांसपोर्टेशन हब्स। और इसीलिए इनके एक्शंस को देखकर ये पता लग रहा है कि इनसे ये सारा काम काइजू नंबर 9 ही करवा रहा है और वही काइजू इस शतरंज का असली खिलाड़ी है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन रूम के अंदर से ऑफिसर्स कुरुसो, कमांडर नारुमी और वाइस कमांडर हासेगावा को कांटेक्ट करता है। कुरुसो इन दोनों से कहता है, सर हमारे ट्रूप मेंबर्स को 3 एरियाज के अंदर मॉन्स्टर से लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है और वहाँ पर वो मॉन्स्टर्स को हरा नहीं पा रहे हैं। और ये तीनों एरियाज है नेशनल डाइट बिल्डिंग, चोफू एयरपोर्ट और ओइजिमो इंटरचेंज। और हाँ सर, इनमें भी नेशनल डाइट बिल्डिंग की हालत सबसे खराब है क्योंकि यहाँ पर हमारे ट्रूप मेंबर्स जिस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं उस मॉन्स्टर का रेसिलेंस 7.0 से भी ज्यादा है। हालांकि हासेगावा जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो वायरलेस में जवाब देते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरे देश में काइजूस का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसीलिए अब तो ऐसा लगता है कि हमने ऐसा हमला आज से पहले कभी नहीं देखा है और इसके भी ऊपर हमें आज बैकअप मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए ये बात तो साफ है कि आज की लड़ाई हम सब के लिए सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल होने वाली है। इसके बाद हासेगावा नारुमी से कहता है, नारुमी तुम कमांडर हो इसलिए अब तुम बताओ कि अब क्या करना है। जो सुनकर नारुमी हासेगावा से कहता है, हासेगावा अब उसे बाहर निकालने का वक्त आ गया है जिसे हम इतने टाइम से तैयार कर रहे थे। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और अब सीधा अरिया के कोस्टल बेस को देखते हैं जो कि यूनिट 1 का बेस है। यहाँ के एक बेसमेंट के अंदर कई सारे ऑफिसर्स होते हैं और उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि इस सूट का इस्तेमाल किए हुए 10 साल हो चुके हैं और 10 सालों से हमने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया है। पर यही सुनकर दूसरा ऑफिसर कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इस सूट को हिकारी शिनोमिया यूज करती थी और वो भी तब जब वो फर्स्ट यूनिट की कमांडर थी, लेकिन उनके बाद से इस सूट को किसी ने नहीं पहना है। एंड फिर इसके बाद ही हम सीधा कीकोरू को देखते हैं जिसने की इस टाइम पर काइजू नंबर 4 का सूट पहना होता है, यानी कि वही सूट जिस सूट को आज से कई साल पहले कीकोरू की मदर हिकारी शिनोमिया पहनती थी। यहाँ पर कीकोरू इस सूट को पहनकर पूरी तरह से तैयार होती है और फिर अगले पल वो एक छोटे से फ्लाइंग मशीन में बैठती है और फिर उस फ्लाइंग मशीन को टेक ऑफ के लिए तैयार किया जाता है। यहीं पर ही कीकोरू खुद से कहती है, मम्मा शायद इस सूट को पहनकर भी मैं आपके जितनी काबिल नहीं बन पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं ये वादा करती हूँ कि मैं इस सूट की एक काबिल मास्टर बन के रहूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है मम्मा, इसीलिए मम्मा मेरी ताकत बनिए और मेरा साथ दीजिए। इसके बाद ही हमें देखते हैं कि काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और फिर जैसे 3, 2, 1 का काउंटडाउन खत्म होता है वैसे सामने का दरवाजा खुलता है और कीकोरू अपने फ्लाइंग मशीन को स्टार्ट करती है, जिसके बाद वो फ्लाइंग मशीन रॉकेट की तरह उड़ जाती है और एक ही झटके में कीकोरू को जहाँ तक पहुंचना होता है वहां तक कीकोरू पहुंच जाती है। लेकिन जैसे कीकोरू अपनी लोकेशन पर पहुंचती है वैसे उसकी फ्लाइंग मशीन ओपन हो जाती है, जिसके बाद ही कीकोरू से बाहर निकलती है और फिर उस मशीन के पार्ट्स अलग होकर गिर जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही कीकोरू के सूट से उसके विंग्स निकलते हैं और कीकोरू सीधा फ्लाई करने लगती है और फिर कीकोरू बहुत ही तेजी से फ्लाई करते हुए जाती है। यूनिट 1 के बेस से एक ऑफिसर कीकोरू को मॉनिटर करता है और कीकोरू की स्पीड को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर अपने सीनियर से कहता है कि सर कीकोरू की स्पीड तो कमाल की है और इसीलिए अगर वो इसी स्पीड से उड़ती रही तो वो काइजूस की लोकेशन पर पलक झपकते ही पहुंच जाएगी। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर डिफेंस फोर्सेस का चीफ भी होता है और इसीलिए वो इस बात को सुनकर कहता है कि काइजू नंबर 4 हमारा फास्टेस्ट वेपन है और इसके साथ ही ये इकलौता ऐसा सूट है जिसे पहनने वाला यूजर फ्लाई कर सकता है। और इसी सूट की मदद से हिकारी शिनोमिया ने जितने मॉन्स्टर्स को मारा था उतने मॉन्स्टर्स इतिहास में अब तक कोई भी कमांडर नहीं मार पाया है। सच में इस सूट की पावर्स तो कमाल की है। अगले पल हम सीधा नेशनल डाइट बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर कई सारे ट्रूप मेंबर्स एक बड़े से काइजू से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके हमलों से उस काइजू को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। लेकिन यहीं पर इन सारे ट्रूप मेंबर्स का जो लीडर होता है उसे वायरलेस पर कीकोरू की इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसीलिए वो अपने सारे मेंबर से कहता है कि वो अभी कभी फायरिंग रोक दे और सबके सब पीछे हो जाएं, क्योंकि कीकोरू शिनोमिया यहाँ पर आ चुकी है। और फिर इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि कीकोरू बहुत ही तेजी से उस काइजू पर ऊपर से अटैक करती है और पलक झपकते उस काइजू को काट देती है। कीकोरू के इस हमले को देखकर वहाँ खड़े सारे ट्रूप मेंबर शॉक हो जाते हैं और यहीं पर ही जो इन सबका लीडर होता है वो कीकोरू को देखते हुए कहता है, क्या बात है, तो ये है चीफ शिनोमिया की बेटी कीकोरू शिनोमिया। इसके बाद हम नारुमी को देखते हैं जो कि वायरलेस के जरिए कीकोरू से कहता है, तो कीकोरू तुम वहाँ पहुंच गई, हाँ चलो अब मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ और 10 मिनट के अंदर तुम्हें उस एरिया के सारे काइजूस को मारना है, समझी मेरी चेली। नारुमी की इस बात को सुनकर कीकोरू कहती है, 10 मिनट मेरे लिए तो 5 मिनट ही काफी है, मैं 5 मिनट के अंदर ही इन सारे काइजूस को खत्म कर दूंगी, समझ गए मेरे गुरुजी। इधर कीकोरू यहाँ पर बात कर ही होती है कि तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जो सारे ट्रूप मेंबर्स का लीडर होता है वो सारे ट्रूप मेंबर्स से कहता है कि सबके सब लोग दूसरे मॉन्स्टर्स की तरफ चलो, अब हम सबको मिलकर उन सारे काइजूस से फाइट करनी है। लेकिन वो इतना बोलता है कि उससे पहले वो ये देखता है कि कीकोरू बहुत ही तेजी से वहाँ से फ्लाई करते हुए जाती है और वो पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देती है और इसीलिए कीकोरू की तेजी को देखकर वो कहता है, क्या बात है, ये तो बिजली की तरह तेज है। अब यहाँ पर कीकोरू की प्रेजेंस को देखकर वो अपने सारे ट्रूप मेंबर्स से कहता है, सारे ट्रूप मेंबर्स अपनी बुलेट्स को चेंज कर लो, क्योंकि अब कोई भी बुलेट्स और एक्सप्लोजन से फायरिंग नहीं करेगा, बल्कि अब से सब लोग फ्रीजिंग बुलेट्स यूज करेंगे ताकि हम लोग सारे काइजूस को मोबिलाइज कर सके और कीकोरू शिनोमिया उन्हें खत्म कर सके। इसके बाद ही वो ट्रूप मेंबर्स ऐसे ही करते हैं और वो सब धीरे धीरे करके सारे काइजूस को फ्रीज करते हैं और अगले पल कीकोरू वहाँ पर आती है और उन सारे काइजूस को काट पीट देती है। कीकोरू की स्पीड सच में बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए यहाँ पर कीकोरू की स्पीड और स्ट्रेंथ को देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। लेकिन यहाँ कीकोरू रुकती नहीं है और वो एक एक करके सारे काइजूस को मारने लगती है। कीकोरू के इन सारे अटैक्स को देखकर उन सारे ट्रूप मेंबर्स का लीडर चौंक जाता है और वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि कीकोरू की पावर्स के आगे हमारी पावर्स कुछ भी नहीं है और इसीलिए इस बैटल के अंदर हम तो उसे बैकअप भी नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर कीकोरू को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी डिवीजन की कमांडर है, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल तो कमांडर्स ही होते हैं। अगले पल हम डिफेंस फोर्सेस के चीफ को देखते हैं जो कि इस टाइम पर कीकोरू को मॉनिटर कर रहा होता है और इसीलिए कीकोरू के अटैक्स को देखकर वो अपने मन में कहता है कीकोरू के अंदर उसके पिता जैसी ताकत थी, लेकिन अब तो इस सूट की वजह से उसके पास अपनी माँ जैसी तेजी भी है
और इसीलिए अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। इधर हम फिर से कीकोरो को देखते हैं जो कि बिना रुके सारे मॉन्स्टर्स को मार रही थी और अब उसने सारे काइजूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन तब भी कीकोरो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और इसीलिए कीकोरो को देखकर डिफेंस फोर्सेस का चीफ कहता है, सच में कीकोरो तुम अपने पिता और माता दोनों की छवि हो और तुम्हारे अंदर मुझे हिकारी और इसाओ दोनों दिखते हैं। इसके बाद हम कुरुसो को देखते हैं जो कि नारुमी और हासेगावा दोनों को रिपोर्टिंग देते हुए बताता है कि कीकोरो शिनोमिया ने नेशनल लाइट बिल्डिंग के सारे काइजूस को मार दिया है। इसीलिए सुनकर नारुमी कहता है बुरा नहीं है सही है। लेकिन ये बात सुनकर हासेगावा कहता है ये तो कमाल की खबर है, अब लगता है कि हमने नेशनल लाइट बिल्डिंग को सेव कर दिया है और इसीलिए वो एरिया हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इसके बाद ही हासेगावा कुरुसो से कहता है, कुरुसो चोफू एयरपोर्ट के क्या हाल है और वहाँ पर हालात कैसे चल रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हासेगावा की इस बात को मीना भी सुनती है और इसलिए मीना वायरलेस के जरिए हासेगावा से कहती है कि तुम्हें चोफू एयरपोर्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस एरिया को मैंने संभाल लिया है और इसीलिए मेरे ट्रुप मेंबर्स उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। हालांकि इसके बाद ही हम सीधा एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर 3rd यूनिट का होता है और इसके ऊपर 3rd यूनिट का सिंबल भी होता है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर ही ओकोनोगी होती है जो कि अपने सिस्टम में डेटा को देखते हुए बोलती है मॉन्स्टर के मसल फाइबर्स बिल्कुल ठीक है, यूनि ऑर्गन का फंक्शन भी बिल्कुल सही है और बाकी सारी चीजें भी बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी इसके अलावा सारे वाइटल्स भी स्टेबल है, इसीलिए अब इस सूट को यूज किया जा सकता है। और फिर इसीलिए हम ये देखते हैं कि ओकोनोगी की इस बात को सुनकर उसके बगल वाला ऑफिसर इस सूट को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये वाला सूट और कोई सूट नहीं बल्कि काइजू नंबर 10 का सूट होता है जिसे इस टाइम पर वाइस कैप्टन सोशिरो ने पहना होता है और अब वाइस कैप्टन सोशिरो इस नए काइजू सूट के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। सो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है क्योंकि काइजूस का हमला पहले ही बहुत बड़े स्केल पर हो चुका है। ये सारे काइजूस बहुत बड़े हैं, बहुत पावरफुल हैं और तो और ये सारे समझदार भी हैं, इसीलिए इन सब ने मिलकर पूरे जापान देश में डिस्ट्रक्शन मचा दिया है। लेकिन वहीं पर डिफेंस फोर्सेस वाले भी पीछे नहीं है क्योंकि अब डिफेंस फोर्स की ताकत भी बढ़ चुकी है। काफका ने खुद को ट्रेनिंग करके बेहतर कर लिया है, जैन नारुमी ने अपने काइजू नंबर 1 के सूट को 100% तक अनलॉक कर लिया है, कीकोरू भी काइजू नंबर 4 के सूट को पहनकर बैटल ग्राउंड पर आ चुकी है और तो और अब वाइस कैप्टन सोशिरो भी काइजू नंबर 10 के सूट के साथ तैयार खड़ा है एंड अब वो भी लड़ाई के मैदान में कूदने वाला है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी रेनो का आना भी बाकी है क्योंकि अब रेनो के पास भी काइजू नंबर 6 का सूट है, यानी कि उसी काइजू का सूट जिस काइजू को इतिहास का सबसे पावरफुल काइजू माना जाता है। लेकिन दोस्तों अब इनकी लड़ाई में क्या होने वाला है, क्या डिफेंस फोर्सेस वाले इस बार इस काइजू वॉर को जीत पाएंगे या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार काइजू नंबर 9 पूरी तैयारी के साथ आया हो। और ये भी हो सकता है कि अभी काइजू नंबर 9 ने असली चाल चली ना हो, लेकिन अगर ऐसा है तो काइजू नंबर 9 क्या करने वाला है। और हाँ दोस्तों हम सभी ने देखा था कि काइजू नंबर 9 ने अपने पिछले अटैक के अंदर चीफ शिनोमिया को ऑब्जर्व करके उन्हें खत्म कर दिया था, इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार उसके हमले से और भी कई सारे लोग मारे जाए। दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक और वो है हमारा चैनल एनिमेवर्स। इसीलिए दोस्तों अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं और आगे के चैप्टर्स की स्टोरी जाननी है तो आप आज इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ वीडियो पर 3000 लाइक्स का एम है, लाइक का एम बहुत ही छोटा है इसीलिए इसे भी जल्दी से पूरा कर देना क्योंकि जैसे ही आप सभी लाइक्स के एम को पूरा करेंगे वैसे ही उतनी जल्दी हम अगली वीडियो को ले आएंगे। लेकिन हाँ तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन होता वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो आप हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करना और अगर आपको काइजू नंबर 8 के मांगा की पुरानी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल में जाकर काइजू नंबर 8 के प्लेलिस्ट को चेक करना, वहाँ पर सारी वीडियोस लाइन वाइज है, इसीलिए पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाइए और उन सारी वीडियोस को लाइन से वॉच करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।